नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तैयारी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए असिस्टेंट बोर्डिंग टेक्नीशियन एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 7 लेकर के आया हूं, जो कि थ्योरी एवं साइंस पर आधारित है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 3 में एक गलती हो गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3 था, तापमान में वृद्धि से शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या स्थिर रहता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बढ़ता है। हमने प्रैक्टिस सेट 6 में जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो उसका सही आंसर हमने ए बताया था, जो कि गलत था। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। तो चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट 7 की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि फायर असेंबली पॉइंट को सबसे अच्छे रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ऐसा क्षेत्र जहां आपको आग लगने की स्थिति में इकट्ठा होना पड़ता है। दोस्तों, जो इंडस्ट्री वगैरह होते हैं वहां पे फायर असेंबली पॉइंट बनाया जाता है, जहाँ पे कोई अगर आग लगने का खतरा या आग लग जाती है तो जहाँ पे सभी लोग, सभी एम्प्लॉय वहीं पर इकट्ठा होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक सामग्री का उदाहरण है कॉपर, गोल्ड, आर्सेनिक और कार्बन। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्सेनिक जो है ये अर्धचालक अर्थात सेमीकंडक्टर है। इसके अलावा एंटीमनी, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये सभी अर्धचालक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में कंडक्टर के रूप में किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? कॉपर, सिल्वर, टंगस्टन और कार्बन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोस्तों पावर सिस्टम में जो कंडक्टर रिक्वायरमेंट होते हैं उनके लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? लेस रेजिस्टिविटी अर्थात कम प्रतिरोधकता, हाईली मैलिएबल अर्थात उच्च मैलिएबल अर्थात आघात वर्धनीयता तथा उच्च तन्यता और लो कॉस्ट कम कीमत वाले होने चाहिए। तो दोस्तों, जो सिल्वर होता है ये प्रॉपर्टी सिल्वर में तो पाई जाती है, लेकिन सिल्वर अत्यधिक कॉस्टली होता है, इसके लिए इसको ना प्रयोग करके कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोध और तन्य शक्ति के तापमान गुणांक के संबंध में सामग्री के संचालन अर्थात कंडक्टिंग मटेरियल्स के गुण क्या होते हैं? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। कम तापमान गुणांक तथा उच्च तन्य शक्ति होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अग्निशामक जिसमें डैश होते हैं उनके ऊपर एक लाल पट्टी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, झाग और गीला रसायन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातज अर्थात सब्लिमेट पदार्थ है कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड या उपरोक्त सभी। दोस्तों, ऊर्ध्वपातज होता क्या है? वह पदार्थ जिनको गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस तथा ठंडा करने पर सीधे गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन तथा उस पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। तो इसमें कपूर, नेप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड इन सभी पदार्थों को गर्म करने पर ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं। तो ये सभी पदार्थ जो है ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, अर्थात ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है दाब के, पौधों में वृद्धि के, ऊष्मीय विकिरण के या वायु की गति के? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊष्मीय विकिरण के मापन की युक्ति होती है बोलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग पर वर्नियर विभाग बने होते हैं? डिस्क, डायल, स्टॉक व ब्लेड? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात कहा है वर्नियर डिवीजन की, तो जो वर्नियर डिवीजन होते हैं वो किस पे होते हैं दोस्तों? डायल पर बने होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर एक कोण मापने का यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग माप लेते समय झुकाव तल के संपर्क में रहता है? डिस्क, डायल, स्टॉक या ब्लेड? दोस्तों जो झुकाव तल में रहता है वो कौन सा पार्ट रहता है? ब्लेड होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई आपके पास ऐसा पार्ट है और आपको ये एंगल मेजरमेंट करना है कितने डिग्री का है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका स्टॉक होगा और यहाँ पे क्या होगा? ब्लेड होगा। तो ये जो होता है झुकाव तल, यहाँ पे आप ब्लेड लगाते हैं और ये आपका यहाँ पे आप स्टॉक लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रोंज अर्थात कांसा एक अलॉय है, कॉपर और टिन और लेड, कॉपर और जिंक तथा कॉपर और लेड? दोस्तों ब्रोंज अर्थात कांसे की बात कर रहा है तो कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ब्रास अर्थात पीतल की बात करता है तो वह कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक धातु के टुकड़े का हवा में वजन 60 ग्राम है, पानी में वजन 50 ग्राम है तथा तेल में वजन 52 ग्राम है, तो तेल का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व आपको निकालना है। आयल का फार्मूला क्या हो जाएगा? तेल का विशिष्ट गुरुत्व बराबर तेल द्वारा ठोस के भार में कमी बटे पानी के द्वारा ठोस के भार में कमी। अब दोस्तों तेल के द्वारा ठोस के भार में कमी क्या होगी? धातु के टुकड़े का हवा में वजन कितना है? 60 ग्राम का है और तेल में कितना वजन है? 52 है। तो जब इसको हम तेल में डुबोएंगे तो कितने की कमी आएगी? 8 की कमी आएगी। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 8 बटे, जब इसको जल में डुबोया जाता है तो कितने की कमी आती है? 60 था 50, यानी 10 की कमी आ रही है। तो क्या हो जाएगा? 8 बटे 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0.8 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक गेंद 100 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है, पृथ्वी से टकराने पर उसका वेग ज्ञात कीजिए। वेग आपको दोस्तों फाइंड आउट करना है। इसे ध्यान देना कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका प्रारंभिक वेग u क्या होता है? 0 हो जाएगा। तो और ऊंचाई आपको दिया गया है 100 मीटर, u 0 है, h आपको दिया गया है 100 मीटर और g क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ आप अप्लाई कर दोगे। थर्ड इक्वेशन जो होती है क्या होती है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। u जो प्रारंभिक वेग था ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा? √2gh। अब दोस्तों आपको g का मान पता है, h का मान पता है, तो आप सॉल्व कर लोगे। v बराबर हो जाएगा √2 गुणे g का मान 9.8 गुणे 100 करके आप सॉल्व करके वर्गमूल निकाल लोगे दोस्तों। तो ये क्या आ जाएगा? 44.27
अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों मेथड आपको बता दिए हैं, आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से हो नहीं पाता है सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि स्टील धातु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेनुलर, क्रिस्टलाइन, फाइबर्स या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टील का इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रेनुलर होता है। अगर बात करें कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है। और अगर बात करें राट आयरन की, तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो फाइबर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमाण में सबसे छोटा है, 1 मीटर, 1 मिलीमीटर, 1 फर्मी या 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 1/10 की पावर 10 मीटर। 1 मिलीमीटर क्या होता है दोस्तों, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर, या फिर इसको आप ये लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3 मीटर। और 1 फर्मी बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 फर्मी बराबर होता है 10 की पावर -15 मीटर, या इसको आप ये लिख सकते हैं 1/10 की पावर 15 मीटर। तो दोस्तों पूछा है कौन परिमाण में सबसे छोटा होगा, तो दोस्तों इसमें जो सबसे छोटा होगा तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 फर्मी। दोस्तों निगेटिव में जिसकी घात बड़ी होती है वो सबसे छोटा होता है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 फर्मी जो है ये इन सभी में सबसे छोटा है, सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भार की एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है, डाइन, पाउंडल, न्यूटन या किलोग्राम। दोस्तों एसआई सिस्टम की बात कहा है तो एसआई सिस्टम में भार की इकाई न्यूटन हो जाएगी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 5 सेकंड में 20 जूल कार्य करती है तो इसकी शक्ति क्या होगी। शक्ति दोस्तों P बराबर क्या होता है, W/T के होता है, यानी 20 जूल कार्य करती है 5 सेकंड में, 5 को 20 अर्थात 4 वाट करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पाउंड प्रति फुट क्यूब किसका मात्रक है, घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, घनत्व का मात्रक है पाउंड प्रति फुट क्यूब। ये किस सिस्टम में है, ये FPS सिस्टम में है। दोस्तों घनत्व बराबर क्या होता है, डेंसिटी होता है, घनत्व D बराबर M/V अर्थात द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक FPS में क्या होता है, पाउंड होता है, और लंबाई का मात्रक फुट होता है। तो आयतन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगा, फुट क्यूब। तो ये FPS में घनत्व का मात्रक होता है पाउंड प्रति फुट क्यूब। अगर बात करें CGS की, कि CGS में घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, तो CGS में द्रव्यमान का मात्रक दोस्तों क्या होता है, ग्राम होता है, और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे क्या है, आयतन है, तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब CGS सिस्टम में घनत्व का मात्रक होता है। अगर बात करेगा MKS की, तो MKS में क्या हो जाएगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसके अलावा दोस्तों आपेक्षिक घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व इन दोनों के मात्रक नहीं होते हैं, तथा ये ध्यान देना कि आपेक्षिक घनत्व को ही विशिष्ट गुरुत्व कहा जाता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। मात्रक होता क्यों नहीं है इसका दोस्तों, क्योंकि यह इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यह एक अनुपात होता है किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान तथा उसी आयतन के 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी के द्रव्यमान के अनुपात को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं दोस्तों।
तो ये दोनों समान राशियों का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऊष्माधारिता या यांत्रिक तुल्यांक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। माफी चाहूंगा, ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऊष्माधारिता कहलाता है किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उस ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। दोस्तों ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श चालक की ऊष्मा चालकता कितनी होती है? 1, 0, अनंत या कुछ कह नहीं सकते। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एक आदर्श चालक की ऊष्मा चालकता अनंत होती है, सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है यदि एक मशीन 10 जूल प्रति सेकंड कार्य करे तो उसकी शक्ति होगी 1 जूल प्रति सेकंड, 0, 10 वाट या अज्ञात आंकड़े। दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन जो है वो 10 जूल कार्य करती है 1 सेकंड में, अर्थात 10 जूल प्रति सेकंड कार्य करती है। शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T। W/T हो जाएगा। W कितना करती है? अर्थात कार्य 10 जूल का करती है 1 सेकंड में, अर्थात 10 वाट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फाइनली आप ये भी बोल सकते हो कि दोस्तों जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 वाट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातु की क्षण की लंबाई 50 सेंटीमीटर तथा 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर 50.15 सेंटीमीटर है। क्षण के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर क्या होता है? डेल्टा L/L गुणे डेल्टा T। डेल्टा L क्या हो जाएगा? क्षण की लंबाई में वृद्धि। और दोस्तों क्षण की लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है? 50 सेंटीमीटर से 50.15 सेंटीमीटर, अर्थात 0.15 सेंटीमीटर की लंबाई में वृद्धि हो रही है। फिर क्या है? L क्या है दोस्तों? यहाँ पे मूल लंबाई कितनी थी? 50 थी, तो बट्टे क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फिर क्या करते हो कि गुणे डेल्टा T क्या हो जाएगा दोस्तों? अब ताप में कितना परिवर्तन किया है आपने? 15 डिग्री सेल्सियस से 90 किया है, यानी 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आपने वृद्धि की है। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? 0.15 बटे 50 गुणे 75। ये दोस्तों हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -5। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों, 4 गुणे 10 की पावर -5। और ध्यान देना कि रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मात्रक हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। ये इसका मात्रक होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्रति डिग्री सेल्सियस। ये दोस्तों मात्रक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है चालकता का मात्रक होता है लक्स, वेबर, साइमन या फैरड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है साइमन। अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों जो संधारित्र की धारिता होती है C बराबर Q/V होता है। Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम। और V क्या है? वोल्ट है। तो क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट। ऑप्शन ए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।